हमारा खास कार्यक्रम 3 at 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बात, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कानवाल और श्वेता झा भी इस खास शो में मौजूद है। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की, जिसमें लगातार चौथे दिन रिया से पूछताछ की जा रही है। मीनाक्षी बिल्कुल नेहा, और हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या पर ईडी का शिकंजा कस गया है। आज उससे ईडी पूछताछ कर रही है, जिसमें रिया के कनेक्शन पर हर सवाल दागे जा रहे हैं। बिल्कुल, सुशांत मामले से जुड़े हर उस राज और हर उस सवाल जवाब इस वक्त जो चल रहे हैं, पूरा अपडेट आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सबसे बड़ी खबर आज की, चीन की बात इसमें होगी। चीन की बात जिसने एक बार फिर से एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की है। जी हां, आपको हम बताएंगे कि चीन की सेना को कैसे भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और आपको हमें बताएंगे कि चीन ने जिस तरह की धोखेबाजी की है, उसके बाद अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। चीनी सेना ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने लेकिन पड़ोसी देश की हिमाकत का फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है, हमेशा की तरह। बताया जा रहा है कि पेंगोंग इलाके में चीन की सेना की घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। वो वहां कैंप बना रहे थे, टैंक्स उनके मूव हो रहे थे, तभी झड़प हो गई। गलवान पार्ट 2 की चीनी साजिश नाकाम, फिर एलएसी पर चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। एलएसी पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब। अड़ियल चीन को जवानों ने सिखाया सबक। चीन के धोखे का सच सामने आ चुका है। वही चीन जिसने गलवान में भारतीय जवानों पर हमला किया, वही चीन जिसने समझौतों का सम्मान नहीं किया, एक बार फिर उसी चीन ने पेंगोंग इलाके में रची थी घुसपैठ की साजिश। पीएलए के जवान एलएसी पर घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। घुसपैठ की ताजा घटना पेंगोंग इलाके में हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने ये हिमाकत की। वो नए टेंट लगा रहे थे, सड़कें बना रहे थे, लेकिन चीन की हर चाल पर नजर रखने वाले जवानों ने जब उन्हें रोका तो वे झड़प करने लगे। तब उन्हें करारा जवाब मिला। अब आपको दिखाते हैं पेंगोंग का वो इलाका जहां चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की हाथापाई हुई है। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए ये भारत की सड़क है, यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है। और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं। मई में हुई झड़प के बाद से ही चीन के साथ बातचीत चल रही है। गलवान में झड़प के बाद तो ये कोशिश और तेज हो गई थी। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर शांति पहल की कवायद तेज हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि चीन पर बातों का असर होगा, लेकिन 29 और 30 अगस्त की घटना से साफ हो गया है कि वो मानने वाला नहीं। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की।
अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टेक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दारपुर से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसके वो इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं लेह की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। पूर्वी लद्दाख में जो चीन ने किया है उसके बाद से हिंदुस्तान अलर्ट है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा घेरा तैयार है। फौलादी जवान डटे हुए हैं। वायुसेना भी मुस्तैद है। चीन बातें भूल गया था। उसे लग रहा था कि वो एलएसी पर अपनी मनमानी करेगा। ड्रैगन के इसी रवैये को देखते हुए भारत ने अब तक एलएसी से अपनी सेना की तैनाती में कमी नहीं की है। करीब 40,000 जवान मुस्तैद हैं ताकि चीन की छोटी से छोटी गुस्ताखी का भी बड़ा जवाब दिया जाए और वो दोबारा हिंदुस्तान की जमीन पर आंख न उठा पाए। क्योंकि चाइना एडमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने के लिए। वो उसकी जो परसेप्शन अपने हिसाब से देखता है वो उसको फिंगर 4 तक लाना चाहता है। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म जो घातक बात होगी, इसलिए हमें चाइना को चेक करना बहुत जरूरी है। इस बात का संकेत खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी दे चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए। विस्तारवादी चश्मे पर जमी धूल को साफ कर ले चीन, क्योंकि वक्त बदल गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। दरअसल कुल मिलाकर चीन धोखा देने के लिए, सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बातचीत तो एक तरफ करता रहा, लेकिन धोखा और झूठ ही उससे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो चालबाजी के अलावा चीन कुछ नहीं जानता। घुसपैठ की ताजा कोशिश के बाद चीन एक बार फिर अपनी हिमाकत को नकार रहा है। चीन झूठ का पुलिंदा है। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि हर हिमाकत के बाद वो पलट जाए। चीन 2 कदम आगे जाता है तो 1 कदम पीछे हटता है। ये उसकी विस्तारवादी नीति का फॉर्मूला है। लेकिन ये पड़ोसी दुश्मन भूल गया कि हिंदुस्तान का जोश हाई है। तभी तो गलवान जैसी उसकी एक और चाल नाकाम हो गई। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उसे 3 महीनों में तीसरी बार झटका लगा है। चीन की इस नई साजिश पर सेना ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ताजा विवाद के बाद जारी सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत में कुछ सहमति बनी है। चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात उन समझौतों का उल्लंघन किया। यथास्थिति बदलने के लिए चीन की सेना ने हिमाकत की है। अप्रैल में तो साहब वो हमारे पे चढ़ आया। अब साहब हमको बताना होगा कि अगर चीन को ये भ्रांति है कि भारत एक छोटा सा देश है फिलीपीन जैसा, जो कि दादागिरी सह लेगा, धक्के खा के चुपचाप सिमट के कोने में बैठ जाएगा, तो ये भारी भूल है चीन की। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है। एक सदी का फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। चीन की मंशा विवाद सुलझाने की तो कतई नहीं है। अगर वो सचमुच में एलएसी पर शांति चाहता तो वो हिमाकत नहीं करता, लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश नहीं करता और विवाद के बाद अपने वादों पर अमल करता। लेकिन उसकी नीयत पर यकीन नहीं किया जा सकता। 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया है। जिस जगह ये घटना हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर चीनी सेना पैर जमाए हुए है। ये हालात लंबे समय से है। चीन ने वादा किया था कि वो अप्रैल वाली स्थिति में लौटेगा, लेकिन ये सिर्फ वादा था, सिर्फ उसका दिखावा था, ढोंग था, दुनिया की नजरों में धूल झोंकने का एक तरीका था। फिंगर 4 से पीछे हटा, लेकिन वो फिंगर 8 से पीछे नहीं जा सका। फिंगर 5 और 6 में रुक गया। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक चीन फिंगर 4 से महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पीछे खिसका है। फिलहाल वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच मौजूद है। वहां पर चीन ने सेना के लिए टेंट बनाए हैं। ऐसा लगता है कि सर्दी की तैयारियों में जुटा है चीन। तभी तो वो फिर घुसपैठ की फिराक में था। पैंगोंग इलाके में करीब 500 चीनी सैनिकों ने ताजा हिमाकत की है। दक्षिणी किनारे पर वो कैंप बना रहे हैं, लेकिन भारत के कड़े एक्शन के बाद चीन के पसीने छूट गए।
लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि उसकी सेना ने घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं की है। चीन विदेश मंत्रालय ने ताज़ा विवाद पर बयान जारी किया है। कहा है कि चीन की सेना ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार ही नहीं किया है। दोनों पक्षों में हालात पर बातचीत जारी है। चीन का इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक तरफ यथास्थिति बदलने की कोशिश और दूसरी तरफ इनकार। साफ है कि चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला है। और सच तो ये है कि 1962 के बाद चीन ने कोई लड़ाई नहीं जीता है। ये इस बात का द्योतक है, सबूत है कि चीन के PLA एकदम सक्षम आर्मी नहीं है, खाली पपेट आर्मी है। तो इसीलिए गलवान में जो इंसिडेंट हुआ उसको उस पर पर्दा डालने के लिए प्रेसिडेंट जी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कितने फिगर कैजुअल्टी हुए। पूर्वी लद्दाख विवाद को खत्म करने के लिए सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। राजनयिक स्तर की कोशिशें हो चुकी हैं। 5 जुलाई को NSA अजीत डोवाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी बात की थी और तय हुआ था कि चीन पीछे हटेगा। 6 जुलाई से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन ये चीन भरोसे के लायक नहीं है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ सभी खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, रिटायर्ड जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही GJ सिंह साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर नेवी अफसर हैं। वहीं हमारे साथ मेजर रिटायर्ड महमूद अली शाह हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले दत्ता साहब आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला हमने सुबह से देखा है, फिंगर 4 से चीन का पीछे हटना, लेकिन फिंगर 8 पे हमेशा बात अटक जाना। लगातार हर स्तर पर वार्ता की गई, चीन को समझाया गया, लेकिन क्या लगता है चीन ये जो हर बार हिमाकत करता है, कहीं ना कहीं वो भारत का आकलन कम कर रहा है या फिर दो चेहरे लेकर साथ चल रहा है ताकि किसी ना किसी से हमें तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जा सके? देखिए, आपने ठीक कहा कि चीन की जो रीडिंग है भारत के बारे में या जो इंटरनेशनल लेवल पे हम शायद चीन को कहीं ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम इस तरह की जो हिमाकत है उसको हम बर्दाश्त करेंगे, या हम क्योंकि शांति प्रिय देश हैं तो हम इस तरह की चीज़ों को काफ़ी समय तक ले सकते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है। देखिए, चाइना ने बड़ी सोची समझी हुई रणनीति के अंदर ये ट्रांसग्रेशन किए हैं। उसने 5 या 6 जगह ऐसी चुनी हैं जो बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इन जगहों का चुनाव किया है। तो हमारा हमारी जो रणनीति है या जो हमारी सोच है वो ये होनी चाहिए कि हम एक एग्रेसिव डिफेंस को माने और चीन को भी उसी करेंसी में जवाब दें, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि देखिए सलामी स्लाइसिंग जिस तरह से वो कर रहा है, 3-4 किलोमीटर अंदर आ जाता है, फिर 800 मीटर वापस चला जाएगा या 1 किलोमीटर वापस चला जाएगा। बिल्कुल। कमोडोर GJ सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी दत्ता साहब बता रहे थे कि वो कुछ किलोमीटर आगे आता है फिर वो पीछे चला जाता है, दरअसल ये हम लंबे समय से देख रहे हैं। 62 के बाद से हम जानते हैं एक्चुअली चीन है क्या। लेकिन समझना आपसे ये चाहेंगे कि इस वक्त हमारी पोजीशनिंग क्या है और इस वक्त हम कितने तैयार हैं चीन की इस तरह की जो उसकी हरकत होती है उसको जवाब देने के लिए? देखिए, तैयारी तो हमारी पूरी की पूरी है, मगर जो आपने पोजीशनिंग की बात कही है वो पोजीशनिंग को ही इंप्रूव कर रहे हैं। जितने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर वो आके अपने पैर जमाना चाहते हैं, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो या ईस्टर्न सेक्टर हो। तो उनकी कोशिश ये रहती है, ये उनका एक, मैं ये भी कहूँगा, मिसप्लेस्ड जजमेंट है, मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ऐसी चीज़ों को नहीं समझती। वो उनका ये गलत फहमी है। हम भी इस चीज़ को पूरी तरह समझते हैं कि उसकी क्या कोशिश है, क्या उसकी मंशा है, क्या उसका इंटेंट रहता है कि क्या करना चाहता है, क्यों वो उस जगह के ऊपर अपने पैर जमाना चाहता है। क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, कल लड़ाई होगी, उसके अंदर उसको फायदा होगा उसका। मगर अभी हम पूरी तरह स्थिर और समझ चुके हैं, उसकी कोई कोशिश भी है जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। मगर
जिस तरीके से उसकी तैयारी है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम वेस्टर्न डॉकलम साइड पे देखें तो हमारे पास जहां पे हमारी पोजीशनिंग है वो उसको जामफेरी रिज कहते हैं, उससे सिर्फ 50 किलोमीटर के ऊपर उसने अपने सैटेलाइट रॉकेट मिसाइल फायर करने का एक साइट बना लिया है, जो कि चिंता का विषय है। वहां से कुछ भी कर सकता है। अभी हमने रिसेंटली देखा है उसका बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर है साउथ चाइना सी के अंदर, जहां पे हमारे साथ बने हुए तमाम हैं फौजी। बिल्कुल सर, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे लगातार जो कुछ भी मई में हुआ उसके बाद से हम जिस तरह से देख रहे हैं चीन को, और आज के डेट में फिर जो हुआ, कहीं ना कहीं जो डिफेंस है वो इसके लिए मिनिस्ट्री तैयार थी। कहीं ना कहीं हम ये जान रहे थे कि चीन इस तरह की हिमाकत करेगा और इसीलिए भारत पूरी तरह से तैयार था उन एरियाज में, और आज यही बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हम उन्हें पीछे धकेल पाए हैं। राजेंद्र सिंह साहब। हाँ जी, आपने जो कहा है ये बिल्कुल ठीक है। और चीन ने जो शुरू में एक कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स उधर किया, अपनी जो डिविजन्स लाए एक्साइज के नाम पर, उसके बाद हमारा रिएक्शन बहुत स्विफ्ट रहा। हमारी फौज ने उधर पूरी तैयारी कर ली है, हमारी काफी कंसंट्रेशन है ट्रूप्स की, अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी है और हम किसी भी स्थिति को मुकाबला करने के लिए हम फौरन तैयार हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि हम अगर चाइना कुछ और भी करना चाहेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चीन जो अभी कुछ कर रहा है उसका मुझे एक ही मकसद दिखता है, वो ये है कि अपने आप को टेक्टिकली एडवांटेजेस पोजीशन में रख सके। अब जो ये इलाका है पैंगोंग सो साउथ का, ये कोई डिस्प्यूटेड इलाका भी नहीं है। मेरे को मालूम है बिकॉज मैं इस सब्जेक्ट से डील करता था मिलिट्री ऑपरेशंस में, कि पैंगोंग सो नॉर्थ बैंक में तो डिस्प्यूट है काफी, साउथ बैंक में कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आकर उधर कुछ एक है ना इलाके में जाकर ऑक्यूपाई करने की कोशिश की ताकि वो डोमिनेट कर सके उस रोड को जो दमचौक जाती है और आगे। तो ये एक पैटर्न है और हमारी फौज, मुझे पूरा यकीन है कि इस सब को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, मेजर रिटायर्ड महमूद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे यहां पर यह समझना चाहेंगे कि किसी ऐसे दुश्मन से आखिर कैसे लड़ा जाए। अभी ही जो ये घटना घटी है उसके बारे में चीन की तरफ से साफ तौर पर नकार दिया गया कि ऐसा कुछ भी जमीनी हकीकत नहीं है, यथास्थिति को खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा था चीन। अब ऐसे इससे निपटना, इस तरह के देश से निपटना, आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है हमारे लिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और आपके इस सवाल के माध्यम से मैं हमारे सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, सन त्सू ने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें बताया गया कि अटैक, डिफेंस, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। उसमें चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में यह लिखा है, जनरल राजेंद्र सिंह साहब इसमें इत्तेफाक रखेंगे, उसमें इनमें लिखा है द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े युद्ध को जीता जाए। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। अब आप देखिए, गौर करिए अभी क्या चल रहा है दुनिया भर में। शाह साहब लौटेंगे आपके पास। मेरे सहयोगी गौरव सावंत हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, इकोनॉमिकली चाइना को कट कर देना, उनके साथ ट्रेड कई तरीके से कम कर देना, उनके एप्स को बैन कर देना, तमाम तरीके से ये जताना कि हम आपसे रिश्ता तभी तक रख सकते हैं जब आप हमसे रक्षा मामलों में सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाकर चलेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। आने वाले वक्त में कितना मुश्किल और हो सकता है चीन के लिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से उनको संदेश तो मिल ही नहीं रहा है। चीन को संदेश मिल रहा है, लेकिन चीन ने एक बार कदम उठा लिया है। अब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो पीछे कदम कैसे करे। बीती रात भी जो 29 अगस्त की रात है, वो कल लगभग 200 से 300 चीनी नफरी बख्तरबंद गाड़ियों में आए और वो भारत के इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन इसकी तैयारी भारत ने भी करके रखी थी। भारत जानता था ये एक ऐसा इलाका है जहां चीन घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। न केवल यहां, लेकिन चुमार और डेमचौक
देखिए, उत्तर लद्दाख में अगर आप देखें तो डेप्सांग में ऑलरेडी चीन ने घुसपैठ की साजिश रची। अगर मध्य की बात करें तो गलवान घाटी हो, गोगरा पोस्ट हो या पेंगोंगसो हो, पेंगोंगसो के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में, और अब दक्षिणी छोर पर पूरा नीचे डेमचौक तक चीन की तरफ उनके सिपाहियों की संख्या बढ़ रही है। भारत इसके लिए तैयार था। भारतीय सेना ने पहले ही जाकर जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इंडिया का क्लेम लाइन है वहां पर हम जाकर खड़े हो गए और चीन को अंदर घुसपैठ कर। फिर से मैप के जरिए पूरे मामले को समझा देते हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राहुल कमल ने पूरे विवाद को समझाया, कहां चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की हिमाकत की और भारतीय सेना ने कैसे उसका जवाब दिया। देखिए, पिछले कई हफ्तों से दर्शक लगातार पेंगोंग झील के बारे में सुन रहे हैं। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब आप चलिए मेरे साथ, ये अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इस इलाके में चाइना ने एंटर करने की कोशिश की। और जैसे मैं जूम इन करता हूं आप वहां पे चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। अगर मैं इसको बहुत आपको आगे ले जाऊं तो आप चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रही है यहाँ पे चाइना ने अपनी सड़कें बना रखी हैं जो कि चाइना की साइड पे पड़ती हैं। ये आप देखिए, ये पूरी चाइना की सड़क है। ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है। यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। आपको मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है चीन की वो भी दिखा सकता हूं। मैं पूरा अगर जूम इन कर दूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको लाइन ऐसे लकीर सी दिख रही है ये चाइना की सड़क है जो इन्होंने बना रखी है। काफी हद तक पक्का रास्ता है और उसके आगे उनका थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की इंडिया में, तो इनके कुछ पहाड़ की तरफ से कुछ तट के साथ साथ एंटर करने की कोशिश की। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है। और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस वक्त स्थिति बेहद संवेदनशील है। लद्दाख से हमें जो अपडेट्स आए उसमें यह था कि जो गांव वाले हैं पेंगोंग झील के नजदीक, उनको वहां से इवैक्यूएट करके उनको इंटीरियर एरियाज में लेके गए हम लोग। साथ ही साथ वहां के जो सिविलियन ट्रक्स हैं उनको हम लोगों ने रिक्विजिशन किया, उसमें हमने असला आगे भेजा। भारत के जो टैंक्स हैं उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया। देखिए, हमें याद रखना होगा कि ये 14,000, 15,000, 16,000 इस तरह की ऊंचाई है, तो यहाँ पर सांस लेने में भी अमूमन दिक्कत होती है, तो यहाँ पे ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाइनीज आर्मी कहीं ना कहीं गलवान की घाटी में जो हुआ उसके बाद जो तमाम वादे हुए कि शांति बरकरार होगी, दोस्ती होगी, अमन होगा, कहीं पर भी वो जमीन पे दिख नहीं रहा। हमारी जितनी भी ओपन सोर्स टीम की जानकारी है जो हमें मिल रही वो लगातार दिखाती है कि चाइना ने जून की गलवान घटना के बाद भी अपनी जो पोजीशंस हैं डेप्थ एरियाज में उनको स्ट्रांग किया है। उनके जो स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको वो होतान एयरबेस में लेके आए हैं। तो कहीं पर भी ये नहीं लग रहा कि चाइना इसको रिवर्स खींचने के चक्कर में दिख रहा है कि जमीन पे अभी भी बदमाशी की कोशिश कर रहा है, जिसको इस दफा हम लोगों ने पुशबैक किया। लेकिन आगे चल के क्या होगा फिलहाल ये कह पाना काफी मुश्किल। चीनी झड़प को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, पीएम मोदी मौन क्यों है? आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया।
कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यह भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमीन से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं और बताएं कि भारत की सरजमीन से चीनी कब्जा कब तक छुड़वाएंगे। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद। अब हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की। आपको बता दें कि इस केस में सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है और सीबीआई की पूछताछ का आज 11वां दिन है। रिया से चौथे दौर की पूछताछ अभी भी जारी है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज के साथ साथ आज रजत मेवाती और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल हो रहे हैं। साथ ही अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी सीबीआई खास तौर पर पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईडी गौरव आर्या से सवाल जवाब कर रहा है। सुशांत केस में सच का 11वां दिन। अब सीधे और सख्त सवाल करने लगी सीबीआई। राजदार रिया से पूछताछ का चौथा दौर। सबसे पहले उन किरदारों से मिल लीजिए जिनसे आज सीबीआई की पूछताछ हो रही है और जो इस केस को मुकाम तक ले जा सकते हैं। सबसे ऊपर है सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती। लगातार चौथे दिन रिया से पूछताछ हो रही है। सुबह ठीक वक्त पर वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। सीबीआई के सवाल सख्त होते जा रहे हैं। अब सीबीआई कोई मुर्राबत नहीं कर रही है। ड्रग्स से जुड़े सवालों पर रिया अब जवाब देने में खुद को मुश्किल में पा रही है। आज सीबीआई सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल कर रही है। ड्रग्स से जुड़ी चैट में श्रुति का नाम आया था। इसके अलावा सुशांत के पैसे की हेराफेरी से जुड़े केस में भी श्रुति को आरोपी बनाया गया है। श्रुति की पूछताछ का नतीजा सीबीआई को जरूर मदद करेगा, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन पर श्रुति रोशनी डाल सकती है। रिया और सुशांत के बारे में श्रुति सब जानती है। सुशांत के पैसे के बारे में श्रुति सही बता सकती है। एक और किरदार है रजत मेवाती, जिससे आज पूछताछ हो रही है। वो बार बार कह चुका है कि सुशांत की हत्या हुई। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका उससे पैसे के लेन देन पर सवाल कर रही है। मेवाती का बयान अहम है क्योंकि सुशांत के पैसे के लेन देन के बारे में वो काफी कुछ जानता है। कब किस खाते में पैसे गया वो बता सकता है। क्या रिया ने सुशांत का पैसा लिया, इस पर भी मेवाती जानकारी दे सकता है। सिद्धार्थ पिठानी से भी आज रोज की तरह सीबीआई का सामना हो रहा है। उसकी गवाही सबसे अहम है क्योंकि उसके बयानों में फर्क सामने आया है। सीबीआई को लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है। 14 जून के बारे में वो सब कुछ जानता है। कुक नीरज से भी आज सीबीआई पूछताछ हो रही है। हम आपको बताते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए नीरज कितना अहम है। नीरज उन चारों में से एक है जो सुशांत की मौत के दिन और उस वक्त फ्लैट पर मौजूद था। सुशांत के सबसे करीबी रहे लोगों में नीरज भी है। नीरज को सुशांत के घर में पल पल क्या हुआ इसकी जानकारी है। लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. NCB का भी नोटिस मिला आपको? सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? Not done anything of the sort. I have no contact there since 2017. Please let me किसी तरह का and किसी तरह का ड्रग। Come on, you know me. Why are you doing this? Sir, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। When is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him. But I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. एक तरफ सीबीआई अहम किरदारों को घेर कर सच की तलाश कर रही है, तो ईडी आज इस मामले की अहम कड़ी होटल कारोबारी गौरव आर्या से पूछताछ कर रही है।
ड्रग्स को लेकर रिया की चैट के बाद से गौरव का बयान काफी अहम हो गया है। रिया ने भी माना है कि वो गौरव को जानती है और गौरव ने भी रिया से मुलाकात की बात मानी है। पांडे, अरविंद ओझा, सौरभ वक्तानिया के साथ शमशायर खान, आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में ड्रग्स का जाल और गहरा होता जा रहा है और अब सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने भी कुछ खुलासे किए हैं। श्रुति मोदी के वकील की अगर माने तो सुशांत के इर्द गिर्द ड्रग्स की पूरी मंडली थी। बिल्कुल, और इस मंडली में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। ये वो मंडली थी जो पूरी तरह से नशे के ट्रैप में थी। आपने देखा ड्रग्स कनेक्शन पर रिया का दावा। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. आपने देखा ड्रग्स पर रिया के चैट के स्क्रीनशॉट्स। आपने देखा रिया की ड्रग्स मंडली पर बड़ा खुलासा। आपने आज तक पर एक एक करके रिया के ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती देखी। आपने देखा कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसका नाम NIFW था। इस ग्रुप में आयुषी, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम हैं। हमने आपको 30 जुलाई 2019 का वो चैट भी दिखाया जिसमें सबसे पहले रिया लिखती हैं, 2D की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ, मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेजो, लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुश के लिए टैंगो भेजो। आपने एक और चैट में देखा, ये रिया और सैमुअल मिरांडा की 14 अगस्त 2019 की चैट है जिसमें रिया मैसेज करती हैं, अशोक को फोन करो। माल के लिए ना? हाँ, हमारे पास खत्म हो गया है। ओके, देखता हूँ। बस एक बची है। अरे, अशोक ने कब तक इंतजाम करने के लिए कहा था? मैंने बोला था कि 2 दिन में इंतजाम कर दे। ओके, उसको फोन करता हूँ। मैं उससे संपर्क की 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोल दिया। ओके, मैंने साहिल को भेजा है कहीं से लाने के लिए। अब इस ड्रग्स मंडली को लेकर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने कुछ नए खुलासे किए हैं। उन्होंने 3 और नाम बताए हैं। जितनी भी ड्रग्स थी वो उनको जो सप्लाई करते थे, उनका जो ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था सुहेल, वो एक था, और उनके 2 मित्र थे जिनका नाम है मिस्टर आयुष शर्मा और एक लड़की थी आनंदी। कभी कभी जो है वो एज ए एम्प्लॉय अपने मैनेजर को भी फोर्स करते थे, आप मंगा दो, मगर अगस्त के अंदर जो है मैनेजर ने कह दिया ये काम मेरा नहीं है। और मैंने शायद एक ड्रग्स की फोटो भी जो है उस चैट्स में दी है जिसका कि कोड नाम जो है इन्होंने AK-47 रखा है। तो वो ड्रग्स भी जो है ये मंगाने की ट्राई कर रहे थे। सवाल है कि ये तीनों कौन लोग हैं जो अब तक जांच एजेंसियों के रडार से दूर हैं? क्या इन तीनों से तहकीकात होगी? क्योंकि सुशांत के कई राज इन्हें भी जरूर मालूम होंगे। श्रुति मोदी के वकील की माने तो रिया को सब मालूम था। सुशांत के घर में जब तक रही रिया अपनी मर्जी चलाती रही। अगर रिया उनके साथ रहती थी तो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि भले ही लिव इन रिलेशनशिप हो, बट दैट इज नथिंग लेस देन अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर वो है तो डेफिनेटली रिया जो है, कोई भी आर्टिस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसको अपने असाइनमेंट्स देखने होते हैं, तो कोई ना कोई तो फाइनेंस देखता है। तो उसके अंदर रिया जो है डेफिनेटली उनके कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो देखती थी, समझती थी, और उसमें मैं नहीं समझता कुछ गलत है। आपको याद होगा रिया का वो खुलासा जिसमें वो साफ साफ कह रही है कि सुशांत को नशे की लत थी। अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन यही रिया ड्रग से अपने नाते पर नाना करती है, जबकि व्हाट्सएप से रिया के ड्रग कनेक्शन का साफ साफ पता चलता है। तो क्या रिया अपनी इमेज बिल्डिंग और सुशांत की छवि खराब करने की कोशिश में लगी है? पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिव्येश, अरविंद ओझा और शमशायर खान के साथ दिव्या, मुंबई आज तक। ड्रग्स के इस एंगल में अब एक और शख्स की दरअसल एंट्री हो चुकी है। शख्स का नाम है कुणाल जैन।
दरअसल खुलासा यह भी हुआ है कि रिया की भूमिका इस रैकेट में बेहद अहम थी। हम आपको उस ड्रग्स 11 का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं जिसकी कैप्टन थी रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स की डर्टी चैट नंबर 1, ड्रग्स की डर्टी चैट नंबर 2, ड्रग्स की डर्टी चैट नंबर 3, ड्रग्स की डर्टी चैट नंबर 4। ये वो तमाम सबूत हैं उस ड्रग्स मंडली के जिसकी चीफ ऑपरेटर रिया चक्रवर्ती थी। ये व्हाट्सएप चैट सबूत है कि नशे की लत से नाना करती रही रिया का ड्रग्स से गहरा नाता हो सकता है। क्या रिया खुद ड्रग्स लेती थी? क्या रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी? ये तमाम राज आज खुलेंगे जब इस गैंग का एक और अहम किरदार जांच एजेंसी के सामने होगा, और वो किरदार है गौरव आर्या, रिया को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोपी। गौरव आर्या गोवा का वो होटल कारोबारी है जो रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन का सच सामने रख सकता है। गौरव आर्या का नाम रिया की उन व्हाट्सएप चैट में सामने आया जिसे ईडी ने अपनी जांच के दौरान रिया के फोन से क्लोन करके हासिल किया है। गौरव आर्या ईडी को क्या बताता है, क्या छिपाता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल वो खुद को ऐसे पेश कर रहा है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. NCB का भी नोटिस मिला आपको? Anything of the sort. I had no contact with him since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. Come on, you know me. Why are you doing this? सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017. You have not given any kind of drugs to her. I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. रिया, सैमुअल, श्रुति, शौविक, पिठानी, दीपेश, गौरव आर्या, आयुष, आनंदी, सोहेल और अब एक नए किरदार की भी एंट्री इस गैंग में हुई है। नाम है कुणाल जानी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके पति का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस देखता है। उन्हें भी ईडीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये जो सारे चैट है एक्चुअली इसमें ड्रग्स को लेकर काफी जिक्र है। अब यही चीज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को चेक करना है कि ये जो ड्रग्स की बातचीत है ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए सिर्फ खरीद फरोख्त तक है या फिर इसके आगे बिजनेस के इसका कोई जाकर लिंक जोड़ता है। इसीलिए पहले ईडी भी इसमें शामिल और ईडी के ही जरिए ये सारे ड्रग्स के और ये व्हाट्सएप चैट जो है वो बाहर आए। उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई। मुंबई से शमशायर खान और दिवेश के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये तमाम जांच एजेंसियां दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगातार लगी हुई है। सुशांत की बहन ने सुशांत का एक नया वीडियो और कुछ नई तस्वीरें जारी की। सुशांत से जुड़े वीडियोस और तस्वीरें उनकी शख्सियत और परिवार से उनके रिश्तों का एहसास कराती हैं। एक वीडियो जारी किया है जो सबूत है कि जरूरतमंदों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था। श्वेता ने सुशांत की कुछ और तस्वीरें भी जारी की हैं। मई 2014 की ये तस्वीरें हैं। मौका था सुशांत की बड़ी बहन की शादी का, जिसमें सुशांत नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। सुशांत और उनकी बहनों के कई वीडियोस अब तक आप देखते रहे हैं, लेकिन सुशांत के परिवार से रिश्ते को लेकर रिया चक्रवर्ती कुछ और ही कहानी बताती रही हैं। सुशांत के पिता जहां बेटे की मौत का कसूरवार रिया को मानते हैं, वहीं रिया का दावा है कि सुशांत के पिता से कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा।
मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के परिवार से रिश्ते को लेकर उनकी मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने भी कुछ दावे किए हैं। 27 या 28 नवंबर को खार के अंदर हिंदुजा हॉस्पिटल के अंदर जो है उनको एडमिट किया गया। और अगर आप वहाँ के पेपर्स देखेंगे तो एडमिशन पेपर्स सुशांत ने खुद ने भरे हैं। और जब वो वहाँ थे तो उनके डैडी का फोन आ रहा था मैनेजर के पास और वो कुछ मैसेज चाहते थे सुशांत से, परंतु सुशांत ने जो है बात करने से ही मना कर दिया। सुशांत ने ये कहा कि देखो बहनों की वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं और आगे पता नहीं, अब मैं आगे और बात करूंगा तो क्या होगा। सुशांत और परिवार से रिश्ते की हकीकत सीबीआई भी जानने में लगी है। रिया से तो पूछताछ चल ही रही है, सुशांत की बहनों से भी अब सच जानने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई उनकी बहनें लगातार आगे बढ़ा रही हैं। वही हैं जो अपने भाई को हर दिन याद करती हैं। सुशांत का रिश्ता भी अपने बहनों के साथ खासा था और भाई बहनों का ये प्यार रिया को करारा जवाब है। सुशांत सिंह राजपूत अपनी 4 बहनों के चहेते थे। उनका रिश्ता शब्दों से ज्यादा इन तस्वीरों में बयां होता है। जब 8 जून को रिया सुशांत को छोड़कर चली गई तो उनकी बहन मीतू ही उनके साथ रहने के लिए आई थी। मीतू गोरेगांव में रहती है। मीतू सिंह को सुशांत रूबी दी के नाम से बुलाते थे। सुशांत की मौत के बाद मीतू ने एक जज्बाती नोट में लिखा, भाई हम अभी भी सदमे में हैं और विश्वास नहीं होता कि तुम हमारे साथ शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं हो। दर्द और तुम्हारी ओर से छोड़ा गया खालीपन बहुत ही गहरा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे अनमोल भाई, मेरी जान, मैं अब भी अलविदा नहीं कह सकती। हमारे बीच के पवित्र बंधन को अपने हृदय में बनाए रखूंगी और ये अनंत काल तक जीवित रहेगा। हम आपसी यादों पर हंसते और रोते रहेंगे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। भाई, तुम हमेशा मेरा गौरव रहोगे। सुशांत की 4 बहनों में नीतू सिंह उर्फ रानी सबसे बड़ी हैं। सुशांत ने 2016 में मदर्स डे पर रानी को समर्पित एक पोस्ट में लिखा था, मेरी बहन जो मेरी दूसरी मां रही, जब से मैं बच्चा था, हमेशा साथ रहने के लिए आपको बहुत सारा स्नेह मेरी बहन। इस साल रक्षाबंधन पर रानी ने सुशांत के लिए एक दिल को छू लेने वाली बात लिखी थी। 35 साल में पहली बार प्रार्थना की थाली सजी है, दिया जला है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आरती नहीं कर सकती। मुस्कुराता चेहरा जिसके लिए मैं आरती करती थी वो मौजूद नहीं है। कलाई जहां मैं राखी बांधती थी वो मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे बिना जीना कैसे सीखूं। इस साल 6 फरवरी को सुशांत अपनी बहन रानी और बहनोई ओपी सिंह के साथ मुंबई के एक कैफे में बैठे थे तो फोटो खींची गई थी। तब वो चंडीगढ़ से मुंबई सुशांत से मिलने गए थे। ओपी सिंह हरियाणा के एडीजी और सीएम के विशेष अधिकारी हैं। ओपी सिंह ने मुंबई से लौटने के बाद बांद्रा डीसीपी परमजीत सिंह दहिया से बात की थी और कहा था कि सुशांत की जिंदगी खतरे में है। उसी दौरान पहले भेजे एक मैसेज में सिंह ने दहिया से सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेने और रिया को धमकाने के लिए कहा था। सुशांत का रिश्ता अपनी बहन प्रियंका के साथ भी काफी अच्छा था। प्रशांत ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी बहन प्रियंका के सबसे करीब थे, जिन्हें वो सोनू दी के नाम से पुकारते थे। प्रियंका सिंह और उनके पति सिद्धार्थ तंवर दोनों वकील हैं और दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के नारायणा में दोनों का साझा दफ्तर है। प्रियंका के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अकाउंट है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन एक पोस्ट में उन्होंने सीबीआई जांच को सही बताया था। सुशांत की बहन श्वेता सिंह अमेरिका में रहती हैं। वो सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने अपने भाई से जुड़ी बचपन की यादों को भी साझा किया था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी उन्होंने पुरजोर अपील की थी।
वहीं जब रिया ने परिवार पर आरोप लगाए तो श्वेता ने कहा कि परिवार हमेशा ही सुशांत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। आज तक ब्यूरो।